स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है, मगर खुद ईरान यहां से अपना तेल बेच रहा है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और अब खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने 3 करोड़ बैरल्स, और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो हैं, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है, बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूँ, और मैं अच्छा लगता हूँ कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूँ। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। जब वक्त क़याम आया तो वो खड़े हो गए और हम नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के बारे में कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट से फोन पर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। उन्होंने रेड सी में चल रहे वार और इससे होने वाले ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पर चिंता जताई। इससे पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, और इस डिप्लोमेसी का रिजल्ट ये रहा कि एक बड़ा क्रूड ऑयल टैंकर सेफली इंडिया पहुंच गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब खबर आ रही है कि एक और गायंट शिप जिसमें लगभग 1.35 लाख टन ऑयल है, इंडिया पहुंच चुका है, और कई सारी शिप्स LPG लेकर इंडिया की तरफ आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में इंडिया में LPG सप्लाई को लेकर थोड़ी टेंशन थी, लेकिन अब ये सप्लाई चेन नॉर्मल होने वाली है। ईरान से ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते सेफ निकल सकें, इसलिए एस जयशंकर की ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स काफ़ी क्रूशल थे। ये इंडिया के लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। चलिए आइए देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। पाकिस्तान के किसी बंदे ने, ऑफिशियल ने अब तक ईरानी सदर से बात नहीं की, कम से कम शहबाज ने नहीं की या किसी फौजी ने नहीं की, जो हर चीज में मामे बनते हैं वैसे। तो मैं सोच रहा था यार कि ईरान के 10% ही अगर बहादुरी इनमें होती तो जरूरत ही नहीं थी किसी की कुछ करने की। देखिए, एटमी हथियार वो चीज है आपके पास कि कोई अगर ये सोचता है ना कि हम आपके 90% हथियार तबाह कर देंगे आप पे हमला करके, और 10% भी बच गए तो आप क्या क्या तबाह कर सकते हैं उससे, इमेजिन करें। सो किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को बहुत बड़े अटैक का खतरा कभी नहीं होता। हाँ, बॉर्डर स्क्रैम्बल्स इंडिया के साथ चल रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1998 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी बड़ी जंग होने का खतरा खत्म हो चुका है। कारगिल में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या उसके बाद कोई बड़ी जंग हुई? क्योंकि एटमी कुव्वतें दोनों मुल्क बन चुके थे, तो बड़ी जंग नहीं हो सकती थी। कारगिल की वही जंग थी जो कारगिल के पहाड़ों पे लड़ी गई, सियाचिन, कारगिल और सारे जो पहाड़ है वहां पे कश्मीर के, वहां पे लड़ी गई, लेकिन वो मेन लैंड पे नहीं आई जंग। तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी जर्नैलों में अगर हिम्मत होती, नंबर 1, या ये बाल के पुजारी ना होते, जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ये एक खास ओहदे के बाद बाल के पुजारी बन जाते हैं। इस बात पे गौर करें, दुनिया बाल के पुजारी चला रहे हैं, कुरान में बाल का लफ्ज तलाश करें। अल्लाह मुझे माफ करे, गलती ना हो, आई थिंक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने में बाल की पूजा जो है वो हो रही थी। हमारी सरमायाकारी 41% डाउन है, हमारी तिजारत है कोई नहीं, हमारे कर्जों में हम जकड़े हुए हैं।
बेरोज़गारी हमारी बढ़ी हुई है, गुर्बत हमारी बढ़ी हुई है, और जो हमारे दोस्त हैं, एक हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा, हमारी टोटल मईशत है $450 अरब की, और हमारे पे कर्जा है $350 अरब। उनके लिए तो एक ऐसे ये झूंगा है, ये जो इतने तल्लुकात हैं, ये बलाएं लेने वाले तल्लुकात, आज़ाद जब फिलहाल है, तो ये तल्लुकात वो हमारे नहीं देखते। मेरे और कामरान शाहिद के तल्लुकात हो, मैं साइकिल फटपटी पे फटीचर साइकिल पे आ रहा हूँ और इसकी मैं तो भट्टी साहब को गाड़ी दिलवाऊंगा से गुजरे, बड़ी लंबी चौड़ी, और तो कोई छोटी सी गाड़ी मुझे भी दे दोगे ना भाई, दोस्त है अपना, अच्छी मुनासिब गाड़ी, आजा सजना तुम ही बेच बैठ जा, गड्डी AC लाल है। तो तल्लुकात नहीं होते भाई, और निकल आओ इस दुनिया से। उसने मुझे जफ्फी मारी, उसने मुझे जहाज भेजा, उसने मुझे बुलाया, ये वो अपनी उनकी है ज़रूरत है। आप मेरे प्यारे भाइयों निकलो इस बात से। हम उनसे क्या लें? तल्लुकात बड़े अच्छे, चीन के लिए क्या है यार, ये सिर्फ कामरान भाई रुकिएगा, चीन के लिए क्या है कि हमें हमारा कर्जा उतारने के लिए। सऊदी अरब की एक आयल की कंपनी है, 2021 में उसका जो मुनाफा आया था वो हमारे कर्जे से ज्यादा था, तो वो एक मुनाफा ही 1 साल का हमें दे देते, तल्लुकात होते। तो देखिए, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हो, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाहिद साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, तो उसमें बातें होती गई, तल्ख एक सतह पे पहुंची, तो जनरल बाजवा साहब ने कहा यार खुदा का खौफ करो, क्या कह रहे हो, किस दुनिया में रहते हो। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं, और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। गुज़श्ता 24 घंटे में, जैसे शायद मैंने आपको कहा कि IRGC ने 2 मजीद कंटेनर्स के ऊपर हमला किया जो इंटरनेशनल शिपिंग के थे, इराक के साहिल के करीब थे, और अब तक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया 13 या 14 ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको गुज़श्ता चंद दिनों में निशाना बनाया जा चुका है। इन सब की जिम्मेदारी IRGC ने नहीं ली है, लेकिन नंबर इनका इतना है। इसका जो इफेक्ट निकला है अब तक वो ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कहते हैं वैसे तो 17 मिलियन बैरल्स की रोजाना उसमें से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब तेल गुजरने लगा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब रेगुलेट हो गई है, वो अब बंद नहीं हुई, वो कंट्रोल्ड हो गई है। उसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या ईरानियंस के हाथ में चला गया है। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से सारी की सारी परमिशन है। कम से कम सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा ही लगता है। सो बांग्लादेश का तेल, चीन का तेल, रशियन रिलेटेड कमर्शियल मर्चेंडाइज, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें और भी मुमालिक शामिल होते चले जाएंगे। अगर यहाँ से तेल या कंटेनर्स नहीं गुजर सकेंगे तो अमेरिका, इजराइल और मगरबी यूरोप के नहीं गुजर सकेंगे जब तक कि ईरान के मुतालबात जो कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक दिन पहले अपने ट्वीट के जरिए आर्टिकुलेट किए हैं, जब तक वो मुतालबात नहीं माने जाते या उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।